नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार आज यहाँ बैठा हूँ। इसका मतलब है कोई मेहमान हमारे साथ होंगे और आज बड़े दिलचस्प मेहमान हैं। कल शाम पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको सुना तो सुनते ही चले गया। घंटे डेढ़ घंटे कब गुजर गए मुझको पता नहीं लगा। इतनी दिलचस्प कहानियाँ। मैं कोशिश करता हूँ उनमें से कुछ दिलचस्प बातें आज की बातचीत में आपके सामने यहाँ आ सकें। नागपुर के रहने वाले ओम प्रकाश मुंदड़ा खेलों के ऐसे शौकीन निकले। मुझको तो ये भी नहीं मालूम था दुनिया में ऐसा कोई खेलों का शौकीन हो भी सकता है या हो सकती है कि जो 100 से ज़्यादा देशों में घूम घूम कर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कोई वर्ल्ड कप क्रिकेट, वर्ल्ड कप फुटबॉल, तो उन्होंने क्या नहीं देखा। वो घूमते ही चले जाते हैं पूरी दुनिया में। अगले 2 साल 3 साल पहले से अगले 2-3 साल के लिए जैसे ही कोई टूर्नामेंट तय होता है, ओलंपिक तय होता है, वो टिकटें बुक करने लगते हैं, वहाँ के होटल बुक करने लगते हैं, हवाई जहाज की टिकटें बुक करने लगते हैं। गजब गजब की दुनिया है। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो मैं आपके सामने आज हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमान ओम प्रकाश मुंदड़ा जी से आपका परिचय कराता हूँ। अधिक मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं खेल के बारे में तकरीबन अनपढ़ हूँ, लेकिन हम उनसे बातें सुनते हैं। जो बातें वो बतलाएंगे उनके लिए मेरे जैसे अनपढ़ की जानकारी भी पर्याप्त है खेल का मज़ा लेने के लिए। मुंदड़ा जी, आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में, आप समय निकाल कर आए। धन्यवाद सुनील जी। मैं कल आपसे बात करने के बाद मेरी एक किस्म से आंखें ही खुल गई कि ऐसा भी कोई दुनिया में हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकते हैं। ये क्या है ये पूरा सिलसिला 100 देश से ज़्यादा घूमने का? और केवल मेरे ख्याल से जो आपने बतलाया है, केवल खेल और टूर्नामेंट और ओलंपिक इसी को देखते हुए आप 100 देश चले गए। बिल्कुल सर, ऐसे देखो तो मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में जुड़ा हुआ हूँ। हाँ 5 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलता था। हाँ और कुछ सौभाग्य है कि माता पिता का भी सहयोग और सबका रहा। हाँ। घर के आंगन में ही हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट था। अच्छा। तो मैं बैडमिंटन बचपन से खेलता था। हाँ। स्कूल में, कॉलेज में। और सच पूछा जाए तो स्पोर्ट्स का मुझे शौक़ लगा ध्यानचंद जी के कारण। ऐसा? जो कि मैं कभी जीवन में शायद वो वक्त मेरे भूल नहीं सकता हूँ। और कभी सोचा भी नहीं था कि ध्यानचंद जी से महीना भर रहने का, उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा। जबकि मैं बैडमिंटन खेलता था और वो हॉकी के विजार्ड थे। हाँ। और उनके बारे में तो शायद दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं रोज़ सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग जाता था और वो जब उनके यहाँ पीटी हमारे कॉलेज संबलपुर यूनिवर्सिटी में आए थे वो, हाँ। वहाँ इंटरनेशनल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के मैचेस थे। हाँ। तो वहाँ ये पे कहाँ की बात? संबलपुर ओडिशा। ओडिशा हमारी यूनिवर्सिटी थी वो। अच्छा। नई नई यूनिवर्सिटी बनी तो थी। आप ओडिशा के रहने वाले? मैं ओरिजिनल उड़ीसा का, झारसुगुड़ा का रहने वाला। अच्छा। मैं हूँ। और वहीं संबलपुर से मेरी ग्रेजुएशन, मैंने बीएससी बायोलॉजी किया, एमए इकोनॉमिक्स किया, लॉ किया। हाँ। वहीं से मैंने पढ़ा। और बैडमिंटन का मैं हमारे यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी था। अच्छा। बैडमिंटन भी खेलता था। लॉन टेनिस भी खेलता था, उसमें भी यूनिवर्सिटी का कैप्टन था मैं। अच्छा। तो ध्यानचंद जी के पास मैं एक दिन गया। हाँ। मैं बोला सर मैं हॉकी खेलता नहीं हूँ। हाँ। लेकिन क्या मैं सुबह प्रैक्टिस में आ सकता हूँ क्या फिजिकल फिटनेस के लिए? हाँ। तो बोले प्लेइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ। उन्होंने मुझे शब्द बोला जो मेरे आज तक मेरे जहन में है। अच्छा। प्लेइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, फिजिकल फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और वहाँ से मैं करीब करीब 25 दिन रोज़ सुबह उठ के उनके ट्रेनिंग में जाया करता था मैं वहाँ। और जो जो चीज़ें मैंने जीवन में सीखी, 25 दिन तक देखना, हाँ, ये साथ कुछ वक्त गुजारना। नहीं, मेरा जीवन का वहीं से हुआ शुरुआत। तो वैसे बचपन से भी आदत थी 5 बजे उठने की, और शुरू से आदत है सूर्योदय देखने की आदत मुझे फ्रॉम माई चाइल्डहुड है। हाँ। तो कुछ ऐसा योग संयोग हुआ, उनकी कुछ बातें सीखी, और उसमें से 2-3 बातें जो मैं सीखी हूँ मेरे जीवन में आज तक, मेरे व्यापार में क्या, इसमें क्या, डिसिप्लिन थी वो सबसे बड़ी बात थी। हाँ। और जो बात उन्होंने एक कही थी वो एक सब प्लेयर्स के लिए मोटिवेशनल है वो, एक्चुअली सबको सीखना भी चाहिए। हाँ। उनका कहना था कि जीतना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ। और अपनी फिजिकल फिटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये ध्यानचंद जी वहाँ ट्रेनिंग के लिए हमारी संबलपुर सिटी को
सिखाने आए थे वो अच्छा। वहाँ पे, मतलब ही वाज अवर वो कोच। ये किस साल की बात होगी? ये 68-69 की बात है। अच्छा। 1968-69 की बात है। और उसी में उन्होंने कहा कि अगर आप कोई अच्छा टूर्नामेंट जीत जाते हैं, किस दिन जीतते हैं, तो जब जीतते हैं उसी दिन खाली उसको सेलिब्रेट करिए। हाँ। अच्छा। नेक्स्ट डे अगेन यू शुड बी ऑन द ग्राउंड। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप जीत गए तो 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक पी रहे हैं, हाँ, खा रहे हैं, धो हाँ, रहे हैं, ये कर हाँ। रहे हैं, वो नहीं हो। उनका कहना था कि ऑलवेज इट शुड बी इंजॉयड सेम डे, नॉट नेक्स्ट डे। ठीक ठीक। तो अगले दिन काम धंधे हाँ, से लगो भाई, तो तैयारी मेरा करो। एक शुरू से आदत थी, वो एक गले में बन गई मुझे, और उसके बाद में व्यापार में लग गया। लेकिन मैं हर टूर्नामेंट कहीं ना कहीं उस समय इंडिया में होते थे, बैडमिंटन, क्रिकेट, तो हाँ। देखने जाता था मैं। 68 में लेकिन पहला। कारोबार के बीच में लोगों को समय तो नहीं, इतना मिलता कारोबार नहीं का है। क्या मालूम, मैंने जीवन में एक सिस्टम मेरा लाइफ का बना हुआ था कि 24 घंटे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक, भयानक शौक। बड़ा शौक अच्छा। नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, इतना मुझे शौक था। हजारों किताबें उस ज़माने में मेरे पास थी। तो पढ़ने के कारण क्या था कि मुझे जीवन के कैसे उसको डिवाइड की जाए, वो एक आदत थी मुझे। तो मैंने अपने जीवन के 24 घंटे को उसी हिसाब से डिवीज़न कर रखा था मैं। अच्छा। और ये मैंने मेरे पिताजी से भी सीखा था। मैं पिताजी भी हमारे बहुत डिसिप्लिन थे, और रात में 7 बजे 8 बजे के बाद में उनके कमरे में कोई आता नहीं था। इनका एक लाइट जल जाती थी, उसके बाद में वो, तो उन्होंने एक अपना एक सिस्टम बना रखा था। एंड आई ट्राई टू फॉलो दैट ऑल्सो इन माई लाइफ। और खेल के समय खेल, मैंने अभी सुबह आते आते इसको भी बोला कि बच्चों के पास आजकल समय नहीं है। हाँ। सुबह से स्कूल चले जाते हैं, घर में आते नहीं है कि ट्यूशन चालू हो जाता है, तो हाँ। उनके पास में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के समय नहीं है। हाँ। तो उनके शरीर में क्या है, मैं देखता हूँ कि ना तो उनको कोई ताकत है, ना कुछ है, और कुछ नहीं, आजकल सब वो नहीं मालूम पड़ता है। तो ये एक लगा मुझे, और शौक लगा तो मुझे ये क्रिकेट देश का। में जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स के इवेंट होते थे उनमें कई जगह जाने लगे हाँ, आप? तो उसका पहला सौभाग्य मुझे मिला जब अपना एशियन गेम्स हुआ हिंदुस्तान में। अच्छा। 1982 में। 82 में। और वो जो मैंने देखा है, ये मुझको अगर ध्यान पड़ता है तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में विद्याचरण शुक्ल वगैरह भी बिल्कुल थे थे सर, उसमें? विद्याचरण शुक्ल थे। हाँ। अपने इंदिरा इंदिरा गांधी दोबारा जीत के आ गई थी, हाँ, प्रधानमंत्री बनी बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल वो पीरियड। हाँ। और मैं आपको सच बोलूं तो मैंने मेरे जीवन में ऐसा कोई भी खेल उसके पहले नहीं देखा था। कॉमनवेल्थ गेम जितना बड़ा, मतलब इतना बढ़िया, क्या मैनेजमेंट, क्या उनकी शो, और सब एक से एक गेम्स देखने के लिए मिले। और उस समय खर्च भी बहुत लगते थे, लेकिन क्या है कि उस समय हमारे यहाँ एमपी थे बनमाली बाबू। हाँ। मैं उन्हीं के कॉटेज में रुक गया था। हाँ। पूरा 1 महीना करीब करीब वहाँ। तो रोज़ हम लोग जाते थे, मैच देखने आते थे, मैच देख के फिर दोबारा दूसरे चले जाते थे। वो एक मतलब इतनी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी हो सकती है, मैंने मेरे जीवन में उसके पहले सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था, देखा भी नहीं था मैंने। और जीवन का एक सबसे, हॉकी का, मैं ध्यानचंद जी कारण मुझे सब हॉकी मैच देखने का शौक था। हाँ। और मैंने मेरे जीवन का सबसे रद्दी हॉकी मैच भी उसी दिन वहीं पे देखा था। अच्छा, एशियन गेम्स में जो फाइनल में हम लोग पहुँचे, पाकिस्तान के साथ में मैच था। और आप विश्वास करेंगे, उस ज़माने में मैंने 5 गुने पैसे में वो टिकट खरीदी थी। अच्छा। उस समय में भी ठीक है, अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ। और 2 घंटा पहले से वहाँ लाइन इतनी लंबी लग गई थी कि पूछिए मत, भीतर घुसने के लिए। और बड़ी मुश्किल से हम भीतर घुसे हैं। और ऐसी एक कोना भी नहीं खाली था जहाँ कोई आदमी नहीं हो। और पहला गोल अपर हिंदुस्तान ने मारा था। हाँ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे हिंदुस्तान के छोटे छोटे झंडे हमको दिया गया था। बस वो एक ही बार वो झंडा लहराया है। उसके बाद तो जो माहौल हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं निकल नहीं पाया मैं, कि इतनी बुरी तरह अपने हार सकते हैं कि कभी 7 गोल। कोई बात नहीं, खेल है ये। तो उस दिन जिस टीम ने बेहतर परफॉर्म किया, तो ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स से सीखने मिली। एक चीज़ मैं आपकी आगे की बात सुनने के पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आप जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, ओलंपिक में जहाँ जहाँ जाते हैं, कई जगह भारत की टीम रहती होगी। हाँ हाँ। तो जब भारत की टीम और किसी दूसरी टीम के बीच मुकाबला होता है, या भारत कोई इंडिविजुअल प्लेयर है एथलेटिक्स में, उसका किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ मुकाबला है, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तानी को जीतना चाहिए या जो बेहतर है उसको जीतना चाहिए?
नहीं देखिए, ऐसा है जहाँ देश की बात आती है तो देखिए कभी भी आदमी चाहता है कि मैं मेरा देश जीते, क्योंकि वहाँ जो एक चिल्लाने का एक जुनून जो है वो उसका मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैंने देखे नहीं मतलब हैं, मैं तो इसलिए मैं नहीं वो तो क्या है कि जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा, और अपन उनको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह के नारे बनाते थे। हाँ। और मैं क्या है कि बायोलॉजी स्टूडेंट था तो मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी थी, अच्छा। ड्राइंग बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो मैं कुछ अच्छे प्ले कार्ड बना के पोस्टर्स बना के ले जाता था। तो उस ज़माने में क्या है, लोगों को उतना नॉलेज भी नहीं था, उतने बनाने नहीं देते, तो हमारे पोस्टर प्ले कार्ड जो बनते थे वो बहुत अच्छे बनते थे। वो टीवी के कैमरे फोकस कैमरे करते फोकस होंगे करने, आके तो वहाँ इट पर। बिकम्स वेरी पॉपुलर। हाँ। और मैं इंटरनेशनल तो मेरा ये एशियन गेम्स का हुआ जो बताया, 82 का आपने। हाँ, उसके बाद में इसके बाद 1999 में वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में क्रिकेट का। तो क्रिकेट अपने यहाँ आप भी जानते हैं कि कहने ही क्या था। हाँ, यानी वो दौर वैसा था कि किसी भी दूसरे धर्म से ज्यादा बड़ा धर्म उस समय मेरे खेल प्रेमी था मैं। बैडमिंटन के अलावा और टेनिस के अलावा मेरा क्रिकेट और हॉकी की तरफ झुकाव ज़्यादा था। तो हर समय क्रिकेट के मैच देखने मिलते थे, तो मैं बोला यार एक वर्ल्ड कप भी देखा जाए जीवन में, बाहर इंडिया में तो बहुत देखे हैं। तो 1999 में पहली बार मेरे को मौका मिला। और मेरे जीवन का पहला इंटरनेशनल मैंने लैंड किया पेरिस में। अच्छा। और वहीं से फिर हम लोग इंग्लैंड गए, मैच देखे वहाँ पे, और फाइनल मैच देखे, उसमें पाकिस्तान हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद में मेरी इच्छा हुई कि मैं अब जीवन में ओलंपिक ज़रूर जाऊंगा मैं। अच्छा। तो मेरा ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि आपको बताने में मुझे कोई दुख नहीं है, फ़र्ज शौक़ वो अच्छा लगता है। शायद दुनिया में एक ही और गेम ऐसा है, ये ऑर्गेनाइजेशन ओलंपिक्स, जहां ओपनिंग सेरेमनी के दिन 150 से 200 देश के लोग एक समय में हाजिर रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाकी और कोई भी स्पर्धा में, कोई भी जगह में आप या कहीं भी वर्ल्ड में, कोई भी, चाहे वो पॉलिटिकल हो कुछ भी हो, वहाँ इतने लोग नहीं रहते। एक जगह देखा है मैंने, ये ना मैं जानकारी जरा सा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ पर जब जनरल असेंबली होती है तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जितने मेंबर देश हैं उन सब के लोग वहाँ पे मौजूद रहते हैं। एक बार मुझको वहाँ रहने का मौका मिला, और हमारे एक दोस्त हैं वहाँ पर, आनंद पांडे, छत्तीसगढ़ से गए हुए हैं, यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं वो। तो उस कैफेटेरिया में हम लोग खाने के लिए बैठे थे, तो वहाँ पर हर देश के लोग वहाँ मौजूद थे। तो एक जगह यूएन की जनरल असेंबली जो है उसमें इस तरह से होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग वो तो है ओलंपिक्स में। हाँ, बिल्कुल, उसमें क्या, इसलिए मैंने बोला कि नंबर 1 जो है ओलंपिक है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में नहीं है। और मुझे पहला मौका मिला 2000 में ओलंपिक सिडनी देखने का। अच्छा, सिडनी ओलंपिक। और मैं आपको क्या बताऊं साहब, ओलंपिक ऐसा हो सकता, मतलब उसने मुझे 1982 के एशियन गेम्स को भी दरकरार कर दिया, जाहिर है। और ऑस्ट्रेलियंस लोगों ने तो वहाँ जब ओपनिंग सेरेमनी देखी हम लोगों ने सिडनी हार्बर पे, और उनकी आतिशबाजी ओपनिंग और क्लोजिंग की, मतलब आत्म विभोर हो गया। और वहाँ मैंने पहली बार अपने देखा जीवन में कि ये वॉलेंटियर्स इतने हेल्पफुल, जगह जगह वॉलेंटियर्स हैं गाइड करने के लिए। और तो मैंने वहीं पे ठान लिया कि मैं नेक्स्ट ओलंपिक्स में वॉलेंटियर के लिए अप्लाई करूँगा मैं। ऐसा? हाँ, मतलब आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दी वॉलेंटियर्स। ये वॉलेंटियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोग ओलंपिक्स में। अच्छा। तो वहाँ ओलंपिक्स ख़त्म हुआ, वहाँ से हम लोग न्यूजीलैंड भी गए, करीब 1 महीना 1.25 महीना में पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमा। और वहाँ की जो मैं स्मृति लेके आया, बस वहाँ से मेरा जो जीवन एक चालू हुआ स्पोर्ट्स का, जो इस साल तक, मतलब पूरे 25 साल हो गए हैं, मैंने कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो शायद नहीं गया हूँ। चाहे वो ओलंपिक्स हैं, विंटर ओलंपिक्स हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है, फुटबॉल वर्ल्ड कप है, कॉन्फेडरेशन कप है, रग्बी है, हॉकी वर्ल्ड है। कोई गए आप? पैरा ओलंपिक तो मैं 4 पैरा ओलंपिक गया हूँ, और 2 में मैंने वॉलेंटियरिंग भी की है। ऐसा? और मैं जो पहली बार जब पैरा ओलंपिक्स में जब मैं वॉलेंटियर हुआ, तो शायद मैंने मेरे जीवन में उतना पहले कभी नहीं रोया मैं अपने लाइफ में, रियो में।
आई वॉज ए वॉलेंटियर देयर। और मैंने पैरा ओलंपिक्स में, उसके पहले भी मैंने एथेंस में देखा था, लेकिन उतना क्लोज से देखने का मौका नहीं मिला था। 2-4 ही गेम देखे यहाँ थे। पे आप रियो में मैं वॉलेंटियर था ब्राजील के रियो में। हाँ, तो मेरे को वहाँ ज़्यादा करीब से देखने का मिला। और मुझे ऐसा समझ में आया कि भगवान भी जब देता है तो क्या देता है उनको। हाँ। उनके विल पावर, उनको वो देख के तो मुझे लगा कि मेरे को भगवान ने इतना सब दिया है, लेकिन मैं उनके साथ कहीं भी कम्पीट भी नहीं कर सकता। मतलब, और एक खास करके तो एक उसमें था, एक स्विमिंग के अंदर में उसके हाथ भी नहीं और पैर नहीं, और उसने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता। तो एक अद्भुत हुआ। उसके बाद से फिर मैं बोला कि अब मैं कुछ देखूंगा नहीं, अब आगे से मैं पैरा ओलंपिक ही जाऊंगा मैं। और उसके बाद में मैंने सब पैरा ओलंपिक अटेंड किए। अच्छा। अभी पेरिस ओलंपिक मेरा लास्ट पैरा ओलंपिक्स गेम्स था वहाँ पे। हाँ। और भगवान के दया से धीरे धीरे ओलंपिक में हुआ। तो मैंने आज तक कोई भी, मतलब 2000 से अभी तक जितने ओलंपिक्स हुए हैं, हाँ, मैं सब में गया हूँ, एक भी मिस नहीं किया है। 2000 से अभी तक हर ओलंपिक गया हूँ। 4-4 साल में होता है? हाँ, हर 4 साल में। और 4 साल जैसे ख़त्म होता है, मैं नेक्स्ट ओलंपिक से मेरी तैयारी हो जाती है। अभी मैं आपको कहूँ कि 2028 में हमने रहने का हमारा इंतजाम कर लिया है ऑलरेडी लॉस एंजलिस में। आप विश्वास नहीं करेंगे, एलए में इंतजाम कर लिया है। हमारा ग्रुप बन के अपने से ऑलरेडी एक लॉस एंजलिस में रहने का व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। तो हमारी 4 साल से चालू होती है। तो ये मुंद्रा जी, अगर हर ओलंपिक में आप जा रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स में जा रहे हैं, विंटर ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप और बाकी, हाँ, तो मैंने कोई फीफा वर्ल्ड कप भी 2002 से आज तक कोई वर्ल्ड कप मैंने मिस नहीं किया फीफा का। मेरा नंबर 1 में ओलंपिक से भी ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट फीफा में है। तो ये सब अटेंड करते हैं, तो समय साल में कितने दिन लगता है? ऐसा है सर, यही मैंने 2000 में सीखा। उसके पहले मुझे भी लगता था हाँ, कि व्यापार के अंदर में समय निकालना मुश्किल है। हाँ, तो मैंने स्पोर्ट्स से एक चीज़ सीखी, हाँ, डिसिप्लिन और लॉ ऑफ क्या बोलेंगे उसको आप, वर्किंग जो स्टाइल होती है। हाँ, मतलब क्या उसका एक अच्छा वर्ड क्या बोलेंगे आप, जो मिल के काम करते हैं सब अपन। तो फिर मुझे जब गया ओलंपिक्स के अंदर में, तो मेरे भी 200-250 लोग काम करते थे फैक्ट्री के अंदर में। और बच्चे मेरे छोटे थे। लड़का उस समय 19 साल का ही था। तो मैंने बुलाया हमारे सब लेबर को। मैं बोला 1 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ एथेंस में, और काम संभालना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। और कुछ एक फोरसाइट, एक तरीका मेरा व्यापार करने का एक शुरू से थोड़ा दूसरों से अलग रहता था। 1 महीने का सेल, 1 महीने का परचेज मैंने करके पूरा फैक्ट्री में दे दिया था। सब व्यापारियों को फ़ोन कर दिया था भाई कि तकादार कोई भी नहीं करेंगे, पैसे के लिए मैं आऊँगा, उसके बाद लेना देना जो है देखेंगे। और आपको सच बोलूँ, मैं उस 1 महीने में जो काम उन्होंने किया, मेरे रहते हुए नहीं, बस वहाँ से मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हुई। और मुझे हर समय क्या भरोसे के साथ उठे, अपना बताए उनको कि मैं जा रहा हूँ 20 दिन के लिए, और निकल गए। और बच्चे लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा बड़ा लड़का मनमोहन, वो भी मेरे जैसे पूरा व्यापार को संभालने, बहुत छोटी उम्र में ही वो संभालने लगा। ये नहीं लगा कि थोड़ा सनक गए हैं, कुछ हुआ है? नहीं, घर में सब बोलते हैं। घर में क्या बोलते हैं, आपके मीडिया भी यही बोलते हैं। जब सबसे पहला मेरा एक इंटरव्यू एक बहुत बड़े एनडीटीवी ने या इंडिया टुडे ने जब किया था साउथ अफ्रीका में, तो उसने टॉपिक लिखा बिजनेसमैन टर्न स्पोर्ट्स फैनेटिक। वो सबसे पहला एक मेरा फीफा वर्ल्ड कप में, मैं वॉलेंटियर था मैं। तो उसने एक किया और पूरे वर्ल्ड में ही मेड मी पॉपुलर। और आज भी उसने दोबारा फिर उसने मेरा इंटरव्यू टोक्यो में भी लिया था। तो ऐसे फिर एक शौक़ था। और घर में तो वैसे भी दोस्त लोग सब मुझे पागल ही बोलते हैं। क्योंकि क्या है, मुझे इवन ऑर्डिनरी भी टूर्नामेंट्स, अगर रायपुर में भी मैं कई बार आपके आया हूँ ये किकबैक वगैरह देखने के लिए, ये सब टूर्नामेंट्स भी देखने आया। मुझे स्पोर्ट्स से क्या है, एक चीज़ समझ में आई थी कि डिसिप्लिन मेरा एक शुरू से लाइफ का है। मैं डिसिप्लिन में मुझे हर समय हेल्प करती है। लेकिन मुंद्रा जी, समय तो समय है ना, यानी साल में कितना दिन औसत आपका निकल जाता है? शुरू में तो देखिए 2 महीना 3 महीना रहता था मेरा। लेकिन पिछला साल जो है, मैं करीब करीब शायद 6 महीना फॉरेन में रहा हूँ। 6 महीने? कम से कम खेल अटेंड करते हैं 6 महीने। क्योंकि क्या हुआ, ऐसे खेल साथ में हो गए। पहले हुआ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूयॉर्क में, जो पहली बार हो रहा था। तो जब न्यूयॉर्क में अगर कोई हो रहा है यूएसए में, तो एक इच्छा हुई कि चलो भाई, हर देश तो गए हैं क्रिकेट देखने, चलो ये देश भी चला जाए। वीज़ा मेरे पास में ऑलरेडी था ही था।
तो हम यूएसए भी चले गए, फिर वहाँ से वेस्ट इंडीज़ भी चले गए। हाँ वेस्ट इंडीज़ में आ गया विंबलडन, पूरा विंबलडन मैंने कवर किया। हाँ। फिर मैंने पेरिस आ गया, वहाँ से ओलंपिक्स के लिए भी, पैरा ओलंपिक्स के लिए भी। तो कभी आपने इन इवेंट्स के ऊपर लिखा, रिपोर्टिंग हाँ, की या अब मैं बता रहा हूँ फोटोग्राफी की? आपको, जब मैं वॉलेंटियर बनता था हाँ तो शुरू में मुझे कभी कोई जॉब देते थे, कभी कोई हॉस्पिटलिटी है, कभी मीडिया है, कभी ट्रांसपोर्टेशन है, कभी कोई और अरेंजमेंट, क्योंकि बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं। अच्छा और मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ वॉलेंटियरिंग करने का। अच्छा। तो मैं मीडिया में था, तो मुझे तो ये ट्रू वॉलेंटियर रहते हैं True कि कुछ volunteer। पैसा भी मिलता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं नो मिलता मनी, व्हाट ऑल वी रहने का खर्च भी आपका सब अपना? कुछ मेरा है, सब कुछ हाँ, आपका? खाली वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन, केवल आप अपना समय और एनर्जी बस उसको दे रहे उनको हैं दे वहाँ, रहे हैं वो। इवेंट को। क्योंकि क्या है, वॉलेंटियरिंग से जीवन में एक मिलता है काम सीखने के लिए। एक तो क्या है, इतने लोगों से आप मिलते हैं, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग, और उनसे बात करने का जो मज़ा आता है। मैं करीब करीब सोचता हूँ 150 कंट्री के लोगों से तो मैंने शायद रूबरू इंटरेक्शन किया होगा। तो बड़ा मज़ा आता है एक दूसरे को बात करने के, एक साथ रात में गप मारते हैं। ये मुझको एक लाइन की उत्सुकता है कि पिछले 25 साल में आपका कभी महीना 2 महीना और पिछले साल 6 महीना आप स्पोर्ट्स इवेंट में बाहर रहे, कारोबार का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कारोबार का नुकसान मुझे सिर्फ जीवन में एक ही बार हुआ, वो हुआ कोविड में। वो तो ठीक है, बस तो वहाँ जो हुआ तो उसके बाद हम लोग हिल गए एक्चुअली। लेकिन उससे परे खेल में आपके जाने के कारण नुकसान नहीं हुआ? नुकसान तो क्या है कि बाजार कभी अप डाउन होता है, तो नुकसान तो देखिए व्यापार में होता ही रहता है। लेकिन मेरा एक शुरू से था कि मैं देखता था कि भाई मैं क्या लेके आया हूँ, जो भी मैंने अगर कमाया भी है सब किया यहाँ है, और मेरे बड़े भाई, माता पिता, सब का सहयोग था, मेरे जॉइंट फैमिली थी, तो इसलिए क्या है कि चलता है जीवन में। मैं 1 मिनट हमारे दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। बहुत सारे माँ बाप ऐसे रहते हैं जो बच्चों को बतलाते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, इस तरह का कुछ रहता है। अब आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो बचपन से 5 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलने में घर परिवार में दिलचस्पी रही, बढ़ते बढ़ते ध्यानचंद को देखा, यूनिवर्सिटी की टीम में रहे, इसके बाद हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स इवेंट से देखना शुरू किया, और 1999 से लेके अभी तक 25 साल हो गए हैं। इन 25 सालों में 100 से ज़्यादा देश, मैं अपने आप को मानता था कि मैं 30-40 देश गया हूँगा, तो चलिए मैं काफ़ी चले गया हूँ अगर गया हूँगा तो। 100 से ज़्यादा देश जाना और खेल अटेंड करना, और ये तमाम ऐसे वक्त रहते हैं, मैं बतलाता हूँ आपको, पैर रखने की जगह नहीं रहती, कोई होटल में कमरे नहीं मिलते, कहीं खाने की जगह नहीं रहती, इतना क्राउड इकट्ठा होता है इन सब जगहों पे। लेकिन कारोबार भी चल रहा है मुंदड़ा जी का। कोई कारोबार खेल के कारण बर्बाद हो गया हो ऐसा नहीं है, कोविड के कारण तो सभी ठप्प हो गए थे, वो एक अलग बात है। माँ बाप को सोचना चाहिए अपने बच्चों को खेल से परे ले जाने के पहले। जो ये कर रहे हैं खेल को लेकर, जो शौक है इनका, वो कारोबार तो नहीं है, लेकिन कामयाबी कितनी बड़ी है। आपकी पत्नी जो है वो भी मैं देख रहा हूँ, जितना मैं गूगल आपका नाम मैंने डाला है, और ये इसके रिजल्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहीं इंटरव्यूज के वीडियो आपके आ रहे हैं, कहीं आपके समाचार आ रहे हैं, फोटो भरे हुए हैं आपकी पत्नी प्रेमलता जी के साथ में। उसको पहले बिल्कुल स्पोर्ट्स का शौक नहीं था। ये भी साथ में जाते रही हैं? ये इनको स्पोर्ट्स का पहले शौक नहीं था। हाँ। और मेरे ससुर जी मेरे को हर समय बोलते थे पागल आदमी है, कहाँ कलकत्ता मैच देखने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो बोले टीवी में इतना अच्छा आता है, क्यों नहीं आप देखते हो, बेकार अपना समय और पैसा बर्बाद करते हो। तो मैंने उनको एक बार बोला कि एक बार मेरे साथ में एक मैच आप चलो देखने के लिए। तो एक सौभाग्य हुआ कि मैं मेरे पिताजी को, मेरे ससुर जी को और उनके हमारे कुछ और परिवार को लेके नागपुर में एक क्रिकेट मैच दिखाने ले गए। अच्छा। तो ये बोले कि हम लंच के बाद आएंगे। बोला आप जब इच्छा हो तब आइए। तो लंच के बाद वो आए घर मैच वैच देखने के लिए। मैच ख़त्म होने के बाद जब रात में घर पहुँचे तो मैंने उनको एक ही चीज़ पूछा खाली कि आपको वहाँ ज़्यादा आनंद आया कि टीवी में आता है? तो बोले वहाँ जो आनंद आता है वो टीवी में नहीं आता है। उस दिन का दिन, उसके बाद कभी मुझे फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट साइन करके दिए होंगे कि पागल नहीं है ऐसे? नहीं, पागल नहीं है, लेकिन उनका कहना था नहीं आप सही बोलते हो। टीवी में क्या है, एक चीज़ आपको बहुत कम मिलती है। ठीक है, रिपीटेशन मिल जाता है, सब है,
तो मेरा कहना था ये तो मैं बाद में भी आगे देख सकता लेकिन हूँ। टीवी के ऐसे स्क्रीन तो मैंने स्टेडियम में देखे हैं, बड़े बड़े लगे अब रहते लगने हैं लगे, वहाँ पे। पहले नहीं थे। पहले अभी लेकिन मैंने अब तो देखे क्या है हैं। कि अब तो ऐसा सा चेंज हो रहा है कि अब सच पूछा जाए तो कभी कभी हम लोग भी जो है हाँ मैच देखने जाते हैं तो वहाँ इतना आवाज़ और सब रहता है कि हम भी हमारे कान में हाँ वो हम लोग को ईयर ईयरफोन प्लग या मिलते ऐसे हैं। कुछ। तो आजकल वहाँ भी रेडियो कमेंट्री है, ये है वो है, हम लोग अपने लगा के उसका एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरा एक स्वभाव, मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ। मुझे मैं मैच में जब जाता हूँ तो मैं उठता ही नहीं हूँ। मैं ये मेरी मैच स्थिति को है। पूरा पूरा देखते देखता हूँ मैं। अच्छा। और ऐसे ऐसे मैच हमने देखे हमारे जीवन में। हाँ और क्या लोग सब आ जाते हैं। मैं क्यों पोस्टर बनाने का शौक़ था तो हम वहाँ पे हम लाइव बनाते थे तो लोग आके जुड़ जाते थे, अंकल हम भी आपके साथ बैठते हैं। तो मैं स्लोगन बताता था, उसको लिखता था, फिर वो कलर करते थे। और साउथ अफ्रीका का मैच तो मैं आपको क्या बताऊं, जब वहाँ पे हुआ इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो भी एक अद्भुत नज़ारा था। मेरे ख्याल से इतने मैच मैंने देखे होंगे, वैसा मैच बहुत कम देखा था मैं। ऐसा। और जब मैच ख़त्म हो गया तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ। मतलब पूरा रास्ता इंडिया फ्लैग से भरा हुआ है। और ये अफ्रीका की बात थी, साउथ अफ्रीका की बात। और जिसको देखो तो हिंदुस्तान के नक्शे लेके चल रहे हैं। और मेरे कोई बोले अंकल हमारे साथ बैठो, हमारे साथ बैठो। ये मतलब हमने उस दिन हमारे मैच के समय में सामान भी एक आदमी की गाड़ी में रख दिए, उससे नंबर लेना भूल गए। सीधा डायरेक्ट एयरपोर्ट से हम आए मैच देखने के लिए। हाँ कि अब कहाँ जाएंगे, होटल में चेक इन करेंगे तो लेट हो जाएगा। तो एक कार में किसी को रिक्वेस्ट करके सामान रख दिया वहाँ। हाँ। और हमको बाद में चले गए, ध्यान ही नहीं आया कि उससे नंबर तो ले कैसे देखेंगे। हाँ। तो जब मैच आया, जब मैच का तो बीच में वाइफ पूछी सामान किसके गाड़ी में रखे हैं। बोला आप देखेंगे जो होगा। लेकिन जब मेरे को उन्होंने टीवी में मेरे और वाइफ को दिखाया हमारे प्ले कार्ड से, तो जिसकी गाड़ी में हम रखे थे डॉक्टर उज्जवल देवकांत, वो हमारे पास में आ गए वहाँ पे स्टेडियम में। स्टेडियम में वो कैमरे पे स्क्रीन पे देख के कि वो इस जगह बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, तो वो भी आ गए। उसके बाद हमने पूरा मैच एंजॉय किया। उसके बाद में यानी वो कैमरा नहीं रहता तो पता नहीं तलाश कैसे होती उतने भीड़ में। मजे की बात है उस दिन से लेके आज तक। हाँ। वो बहुत बड़े एक डॉक्टर हैं, पेडिट्रिशियन कैलकाटा में, पहले इंग्लैंड में रहते थे। उज्जवल देवकांत बोल के। तो ये आपकी पत्नी प्रेमलता जी, इन्होंने जब साथ में जाना चालू किया तो बहुत एंजॉय करती थी। तो ठीक लगा उनको? नहीं, मुझे बहुत आराम हो जाता था। हाँ। तो मैं कभी इसको बताता नहीं था कि कल कहाँ जाना है। अच्छा। तो खाना पीने की सब व्यवस्था साथ में लेके, प्योर वेजिटेरियन हूँ। हाँ। तो मुझे जब पहली बार सिडनी भी गया था तो मुझे वहाँ पे, लेकिन पीने की व्यवस्था नहीं, मैं पीता ही नहीं। अभी आप मैं चाय कॉफी भी नहीं पीता हूँ। मैं खाना पीना बोले इसलिए मैं थोड़ा खुलासा कर लिया, लोगों को पता लगना चाहिए। 50 साल हो गए, चाय कॉफी भी नहीं पिए मैंने। और बहुत लोग सोचते हैं कि ओम बाबू को सब चीज़ का शौक होगा। हाँ। जब वो मेरे साथ आते हैं तब उनको समझ में आता है ये तो आदमी सूफी किस्म का कुछ आदमी भी है। नहीं खाते पीते। यहाँ तो घास फूस मिलेगा केवल ऐसा। और पूरा धार्मिक आदमी हूँ। और जहाँ भी जाता हूँ अपने गीता के ऊपर में प्रवचन है, ये है सब। हम लोग बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं, वर्ल्ड में जाते हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है, अपने देश के बारे में बताना करना सब कुछ है। और आपको जो बताना चाहता हूँ मैं, ये खेलों का जो, इसके बाद में मैं एक छोटा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े बड़े हैं। और मैं शुरू से ब्राज़ील का क्रिकेट का फ़ैन रहा हूँ। अच्छा। फ्रॉम मेरे स्कूल ज़माने से। अच्छा। तो मराकाना स्टेडियम जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था 1950 में, 1950। और मेरा जन्म 1950 में हुआ। अच्छा। तो मेरी एक बहुत इच्छा थी कि मैं कैसे कभी ब्राज़ील जाऊं। और कभी सोचा भी नहीं था कि कहाँ ब्राज़ील, मतलब लेकिन हसरत थी। एक झारसुगड़ा जैसी छोटे से गांव से मैं आया हुआ, जहाँ की पॉपुलेशन उस समय शायद 10,000 भी नहीं होगी। लेकिन एक ख्वाब था मेरा कॉलेज में कि मैं कभी जीवन में अगर मौका मिला तो जाऊँगा मैं। और भगवान की दया से मुझे क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए मैं गया था वेस्ट इंडीज़। तो मुझे एक मौका मिला यहाँ ब्राज़ील जाने के लिए। और एक कोई बहुत सस्ते में मुझे टिकट भी मिल गई और सब कुछ मिल गई। तो मुझे मराकाना ही देखना था। और वहाँ की जो सबसे अच्छी टीम होती है, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, ये सब है, वहाँ बोटाफ्लेगो और फ्लेमिंगो वहाँ की बेस्ट टीम होती थी। ये फुटबॉल की। और उनका मराकाना में फाइनल मैच था। अब मैच देखने न केवल वो स्टेडियम देखना हो गया जो आपके जन्म के साल का था, कोई सवाल कैसे मौका, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ मैच है, बल्कि इतना बड़ा मैच हो गया। तो मैच टिकट लेने गया, पूरा सोल्ड आउट मैच टिकट नहीं मिल रही है। मैं बोला मुझे देखना है। तो बहुत
अब कुछ ब्राज़ीलियन में कुछ बोले तो उस समय नया नया पहली बार गया तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं नहीं है, तो इशारा से बात करें। तो करीब करीब 10 गुना पैसे देके मैंने टिकट, मैच की 2 टिकट मिली मुझे। अच्छा। और साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या प्रसन्न, और पूछो मत में। हाँ। लेकिन जब हम मैच के अंदर में जब गए, हाँ। स्टेडियम पूरा जैम पैक। हाँ। और पहली बार मैंने जीवन में देखा कि कोई स्टेडियम को 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। ये कैसे? एक तरफ बोटाफ्लेगो फैन, एक तरफ फ्लेमिंगो फैन। ये मुझे नहीं मालूम। 2 अलग अलग टीम के लोग, 2 टीम के अलग अलग बांट दिए हाँ, थे वो आपको अगर टिकट भी जब बिकती थी वहाँ ऐसी बिकती थी कि आप जो चाहो तो एक टिकट ले सकते हो, या तो इसकी या इसकी। अच्छा। तो मुझे ये नहीं मालूम। हाँ। तो मैंने टिकट तो ले ली, और मेरा कोई मालूम नहीं उस दिन डेट, मेरा जो ड्रेस था हाँ। वो फ्लेमिंगो से मिलता था और वाइफ का मिलता था बोटाफ्लेगो से। अच्छा। येलो रेड। हम जब बैठे हमारी सीट पे जाके तो पुलिस आ गई हमारे पास। हाँ। बोले आप कहाँ से आए हैं? मैं बोला सर इंडिया से आए हैं मैच देखने के लिए। और तो बोले आप किसके फ़ैन हैं? बोला सर हम तो कोई के फ़ैन नहीं है, हाँ। खाली मैच देखने आए, मराकाना देखना था। बोला नो नो नो, आपके ड्रेस में झंझट हो। उन्होंने मुझे अपनी सीट ओरिजिनल से उठा के हाँ। जहाँ पुलिस वाले बीच में बैठते हैं उसमें बैठाया मुझे, कि वरना जिस तरफ बैठोगे मार खा जाओगे। हाँ। 2 तरफ के कपड़े हैं। हाँ। तो मैच मैं क्या बताऊँ सा, ऐसा मैच तो मैंने फीफा वर्ल्ड कप में भी नहीं देखा। ये फुटबॉल का मैच था। फुटबॉल का मैच, दोनों डोमेस्टिक टीम थी ब्राजील की। लेकिन देखने लायक मैच। और मैच के बाद क्या आतिशबाजी वहाँ। और 15 मिनट में जो टीम हारी उसका आधा स्टेडियम पूरा खाली उस तरफ का। हाँ, जीतने वाले इमीडिएट अलाउड है। वो वहाँ ख़त्म हुआ तो फिर आप वहाँ नहीं बैठ सकते हैं। अच्छा। आपको वैकेंट करना पड़ेगा। जब पूरे लोग चले जाते हैं उसके बाद में इधर वालों को छोड़ते हैं। अच्छा। मैच ख़त्म होने के बाद में पुलिस वालों ने मुझे आके बाहर लाया और मुझे टैक्सी करा के अपने होटल भेजा। अच्छा। कि मैं सेफ पहुंच जाऊं कहीं वो। यानी आपका ड्रेस जो है हारने वाली टीम का था? नहीं, मेरा जीतने वाला था। अच्छा, आपका जीतने वाइफ का वाला हारने था। वाला था। अच्छा। बड़ा बड़ा गजब का किस्सा आप बतला रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहता हूँ। पैसा कितना लगता है जाने में? टिकटें खरीदने में पैसा लगता होगा, रहने में लगता होगा, कि धीरे धीरे आपने किफ़ायत के रास्ते निकाल लिए हैं? एक्चुअली मैं किफ़ायत के रास्ते, मुझे क्या पढ़ने का शौक था। हाँ। तो लोनली प्लानेट बोल के किताब हुआ किताब करती है। थी उस जमाने में। मैं पहली बार यूरोप गया हाँ, था तो लेके गया था उसको। वो किताब पढ़ने का तो मैं हर कंट्री के मैं जहाँ जाता था तो 4 साल पहले खरीद लेता था। हर शहर का पब्लिक पहले ट्रांसपोर्ट, खरीद हर लेता शहर का था। यूथ हॉस्टल। और मैं छोटी उम्र से यूथ हॉस्टल का ऑल इंडिया लाइफ मेंबर बन गया मैं भी। और मैं हॉस्टल में रहना प्रीफर करता था। और मैं यूरोप के बहुत सारे शहरों में बैकपैक लेके सफ़र किया हूँ। यूथ हॉस्टल में ही सोता था, डॉर्मेट्री में। हाँ, बस वहीं रात को और लोगों के साथ सोए और सवेरे नाश्ता करके वहाँ से निकले। तो हॉस्टल में रहने का क्या है एक्चुअली एडवांटेज ये था, एक तो क्या है कि आप सस्ता रहना हो जाता है, खाना भी हो जाता है। उसके बाद वहाँ जो लोग रहते हैं, तो मैं क्या करता था, बोर्ड में लिख देता था कि भाई कल मुझे यहाँ जाना है। हाँ। कोई ग्रुप में अपन चल सकते हैं क्या? अच्छा। तो अब जैसे मान लीजिए अगर हम और वाइफ 2 जन घूमने टैक्सी में जाएं तो मान लो $50 खर्चा हो रहा है, लेकिन 4 आदमी जाएं तो भी $50 लगना है। बिल्कुल। तो हम इस प्रकार से ट्रैवल करते थे, ग्रुप बना लेते थे। ग्रुप बना, एक तो लोगों से जान पहचान हो रही है, बातचीत हो रही है। उससे क्या होता था, बहुत वो हो जाता था। और कभी कभी ऐसा भी हुआ हमारे साथ में कि जो दूसरे ग्रुप वाले थे वो हमको बोलते थे नहीं नहीं नहीं, यू आर सच ए गुड जेंटलमैन कपल, वी विल नॉट टेक मनी फ्रॉम यू, वी विल पे फॉर यू। तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है हमारे साथ में कि उन्होंने हमको शेयर करने नहीं दिया किया। तो सब ऐसा हमारा चलते रहा। और फिर क्या, पढ़ने में एक समझ में आया कि भाई अपने हॉलीडेज़ की मैं देखा कि एयरलाइन की टिकट कॉस्ट देखता था। और मैं 99 से मैं देखिए सब मेरे पास ऐप है, ईमेल है, सब कुछ है, तो उसका मैं एडवांटेज लेता था। और मेरी टिकट की कॉस्ट मैं जनरली 350 दिन पहले ले लेता था। 350 दिन पहले? करीब 1 साल पहले? 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल पहले। और एकोमोडेशन तो मैं पहले 2-2 साल पहले हम बुक कर लेते थे। पहले अलाउड था 2 साल 3 साल पहले भी एकोमोडेशन बुक करना। यूथ हॉस्टल वगैरह का? यूथ हॉस्टल में भी था, दूसरे होटलों में भी था। उसका मैं आपको सबसे बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ जो शायद दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा किसी के साथ। अच्छा। शायद फीफा वर्ल्ड कप हुआ जापान में। हाँ। कोरिया और जापान में। तो मैं सब अपनी होटल की बुकिंग कोरिया की भी कर ली, वहाँ भी कर ली, सब फाइनल के लिए मेरे को टोक्यो में एक देखा।
देखते देखते मैं हॉस्टल का एक देख रहा था, देखते देखते मुझे लगा कि ये होटल का प्राइस हॉस्टल के बराबर है। हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ। तो मुझे समझ में नहीं आया ये बात को कैसे होगा। तो फिर मैंने क्या किया, हॉस्टल नहीं बुक करके होटल बुक वो किया। होटल बुक कर दिया और 7 दिन का होटल मैंने बुक कर दिया। लेकिन मैं मालूम था कि ये मेरे को होटल वाला कभी भी होटल देगा नहीं। उस बात को करीब करीब 2.5 साल हो गए। जी। वाइफ को मैं बोला था कि पैसे अलग से रखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये होटल मिलना नहीं है इस प्राइस में, क्योंकि मैंने बाद में उस प्राइस देखा होटल का तो उससे 10 गुना दाम था। हाँ। तो हम होटल में गए साहब। रियल में मैंने उसके पहले ऐसी इतनी सुंदर होटल में मैंने कभी भी मैं नहीं रहा। ये टोक्यो की बात है। उनकी व्यवस्था, उनके खाने पीने का, मतलब मैं जिस प्राइस में होटल लिया था वहाँ पे ब्रेकफास्ट का वो प्राइस था उस ज़माने में, 2002 में। तो जो भी हो सब, अब रोज़ हमको ब्रेकफास्ट भी मिल जाए, रात को आए तो स्पेशली चॉकलेट फॉर ओम प्रकाश मुंदड़ा, कभी कोई गिफ्ट, कभी क्या, रूम में क्या एसी, क्या जकूज़ी, क्या सब, क्या सुविधा नहीं, कपड़े देखो तो एक से एक सब है। जब निकलने लगा मैं साहब तो बिल दिया। बिल साहब मैंने जो मेरा बिल था ओरिजिनल वही का वो दिया। ऐसा? सिर्फ उसमें 0.5% टैक्स लगा हुआ था, सिर्फ इतना ही, और कोई डिफरेंस नहीं था। मेरे से खाली गलती ये हो गई, मैं उस आदमी से पूछ लिया ये 0.5% क्या है। इतना तो मेरे को पूछना था। और वो आदमी मेरे ऊपर, मैनेजर जो था, क्या नहीं, मुझे 5 मिनट तक उसने लेक्चर दिए। बोले 20 साल हो गए मिस्टर मुंद्रा हमारे इस होटल में, 20 साल पहले भी इस प्राइस में कोई यहाँ नहीं रहा। ऐसा? हाँ। तो ये कैसे हो गया? तो वही मैं उसको पीछा मैं थोड़ा शांत हुआ तो मैं बोला सर, हैज़ एनीवन बुक्ड योर होटल 3 years बिफोर एंड स्टेड इज, नो यू आर दी ओनली वन। तो मैं, सर व्हाट मिस्टेक आई डिड दैट व्हाई यू गेव मी चीपर देन दिस। तो बोले हमने फीफा वर्ल्ड कप के लिए एक स्पेशल प्राइस का बनाया था रूम टैरिफ। हाँ। और बुक करने के लिए कि भाई हमारे ये प्राइस है। उसमें गलती कुछ हो गई थी? गलती उसमें हो गई, उसमें एक जो बनाने वाले ने 0 लगाना भूल गया। हाँ। तो 0 लगाना भूल गया, तो आपको 10% पे तो मिल मुझे गया वो। 1/10 प्राइस पे वो मिला था वो। और बोले कि यू आर द ओनली वन। उसके तुरंत बाद उन्होंने सुधार लिया। हाँ नहीं, तो बोले यू आर द ओनली वन हु बुक्ड दिस होटल ऑन योर कार्ड। दूसरे लोगों ने हमको 10 दिन के लिए होटल मांगे, 7 दिन के लिए 10 रूम, 5 रूम। जब उनके फैक्ट्स आए और सब आए तो हमने देखा कि ये कैसे प्राइस है ये। हाँ। Then we checked and we found that only you were the person अच्छा। who booked this hotel। क्या बात है। तो आप सोचिए कैसा होता है रहने का वो। यानी मुझको लगता है कि आप कई जगह वॉलंटियर के हैसियत से जो काम किए थे तो वो कर्मा रिटर्न्स कहते हैं, तो अच्छे काम जो हैं लौट के किसी न किसी तरीके से रीपे करते हैं। मैं मुंदड़ा जी एक चीज़ समझना चाहता हूँ, जब बाहर जाते हैं इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट में, ओलंपिक आपने सभी देखे हुए हैं, पैरालंपिक देखे हुए हैं, कॉमनवेल्थ या दूसरे फीफा वर्ल्ड कप, कॉन्फेडरेशन कप, जिसमें हिंदुस्तानी टीम आपको दिखती है, क्या लगता है आपको इंडियन टीम को, उनके प्रिपरेशन को, उनके फेडरेशन की तैयारी को, उनके इंतजाम को देख के क्या आपको महसूस होता है? सच पूछूं तो मैं एक्चुअली बोलना तो नहीं चाहता हूं मैं इस विषय में, लेकिन नहीं, मुझे हर समय दुख होता था। कारण क्या है, इतना देखे हुए व्यक्ति देखना सच ऐसा नहीं था बोलेंगे। कि सच बात ये थी कि अपने यहाँ जो पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हर गेमों में थी, सिलेक्शन को लेके। और असल क्या है कि मैं पहले, मुझे ये कास्ट फीलिंग वगैरह मेरे में बिल्कुल भी नहीं थी, और अभी भी नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो अब जो पॉलिटिक्स जैसे जैसे स्पोर्ट्स में घुसते गया तो ये स्टेट से इतने होने, ये कास्ट का ये होना, तो ये होना, तो वो होना, तो ये सब चीज़ें सिलेक्शन कमेटी में आने लगे। तो जिनको रियल में जिनको सिलेक्शन इन्फ्लुएंस होने लगा, हाँ होने लगा वो। तो उससे क्या है, क्रिकेट को खाली एक छोड़ दीजिए आप, दूसरे के अंदर चाहे वो हॉकी हो, कबड्डी हो, कबड्डी के अंदर अपने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, सब पूछो मत। बैडमिंटन में क्या ये, तो क्या होता है कि शूटिंग में, सब में, और बहुत ज़्यादा लोगों को मिल नहीं पा रहा था। और मैं तो कईयों से मिला हूँ स्पोर्ट्स पर्सन से, उनकी जब कभी कभी हम बात सुनते थे तो इतना दुख होता था कि एथेंस में एक लेडी ने बोली मेरा सिलेक्शन हो गया लेकिन मेरे को उन्होंने किट भी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, उस लड़की को हम बोले भाई अगर कुछ चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। मैं और वाइफ दोनों थे, नाम मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि क्या है, अननेसेसरी थोड़ी चीज़ें होती है। वही हाल अपने विंटर ओलंपिक्स में थे, वही हाल दूसरे गेमों में थे। तो मन में थोड़ा दुख होता था। सच पूछा जाए तो ये जो सरकार है मोदी जी आने के बाद
इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अपने स्पोर्ट्स में। ऐसा? हाँ, इसमें दो राय नहीं है। और इसका कारण मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब भी अभी टोक्यो में भी मैं जब मेडल जीतते थे सब थे, तो प्रधानमंत्री जी हाथ किया फ़ोन करते थे। तो मैं इस बीच में आपको बताना चाहता था कि मैं पहले एज ए फ़ैन गया, एज ए वॉलंटियर गया, एज ए फिर दर्शक के हिसाब से गया। बाद में मुझे मीडिया में मैं जब था तो एक मुझे जर्नलिस्ट ने बोला, मुंद्रा जी आप इतना अच्छा लिखते हो, इतने अच्छे फोटोग्राफर हो, सब कुछ है, और आप हम लोग को फ्री इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हो, हम आपसे मांगते भी रहते हैं, तो आप क्यों नहीं जर्नलिस्ट बन जाते हो? बोला यार कौन हमको देगा। बोले आपको मेरे ज्वाइन कर लो, मेरे कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो बोला नहीं। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि वाई आई कैन नॉट बी ए गुड जर्नलिस्ट। तो मैं नागपुर आया और हमारे नवभारत में महेश्वरी जी से, मेरा विनोद जी से थोड़ा जान पहचान भी अच्छी थी। मैं गया, बाबूजी को बोला मला ऐसी सी बात है, और मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, अब मैं एज ए जर्नलिस्ट भी आपके पेपर के थ्रू से जाना चाहता हूँ। आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 मिनट में उन्होंने मुझे हमारे अथॉरिटी लेटर बना के सब बना के दिए, और वहाँ से मेरी एक जर्नलिज्म की थोड़ी शुरुआत हुई। ठीक। लेकिन सब जगह, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऐसा पेपर नहीं था, लेकिन सब जगह हो नहीं पाता, लेकिन मेरे कारण उनको कई जगह इंटरनेशनल में उनका रिकॉग्निशन भी हुआ। और उसके कारण मुझे जो मेरे टिकट्स जो प्रॉब्लम होती थी वो बहुत सॉल्व हो गई। अच्छा। तो मुझे देखने का मौका पड़ा, प्लेयर से इंटरेक्शन का मौका पड़ा, तो ये हुआ। उसके बाद में फिर हमारे एक और इंदौर के प्रभात किरण वाले पुरोहित जी थे, उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया इस जर्नलिस्ट के लिए, वो कैसे क्या करते हैं। तो अखबारों के लिए रिपोर्टिंग की आपने? हाँ, मैंने फोटोग्राफी की? लेकिन मैं क्या, जो मैं अटेंड करता था मैं वही खाली करता, दूसरा मैं नहीं करता था। वो कैसे करेंगे? क्योंकि क्या है कि वो होता नहीं था, लेकिन लिखता था मैं। लेकिन मैं जहाँ भी जाता था, दूसरे और भी जो अखबार थे हिंदुस्तान के, मैं उनको फोटोग्राफ्स वहाँ के कुछ क्लिप्स है, क्या क्या वहाँ, क्योंकि इन्वॉल्व रहता था। यानी आज के बाद जिन इवेंट्स में आपका जाना होगा तो हमको भी कुछ फोटो वहाँ से मिलते रहेंगे आपसे? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। अभी ये पैरा ओलंपिक्स के अंदर मैं देखकर हैरान हूँ। मेरा आपसे कभी का परिचय नहीं रहा, और मैं अभी देख रहा था इंटरनेट पे केवल आपका नाम ही लिखा है मैंने, न स्पोर्ट्स लिखा है, न शहर का नाम लिखा है, और पूरा पटा हुआ है। गूगल सर्च जो है और कोई नाम नहीं आ रहा है इसमें, केवल आप ही का नाम पूरा भर गया है पूरा। टोक्यो ओलंपिक, फलाना ओलंपिक, तो कहीं मैं तो लिएंडर पेस के शायद साथ में आपकी लिएंडर पेस तो मुझे बहुत कई बार टिकट भी दिए हैं, और आपको बताने में बड़ा मुझे अच्छा लगेगा, आपकी बार उनको रिकॉग्निशन हुआ विंबलडन में। तो मुझे जैसे मालूम पड़ा तो हम लोग सिर्फ 4-5 ही लोग वहाँ इंडियन जो थे गए लिएंडर पेस के उस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ पे जब उनका सम्मान किया हुआ था, तो ही वॉज सो हैप्पी टू सी मी। वहाँ मेरे साथ उनके फोटोग्राफ्स खींचे। उसने अपना एक मुझे बॉल भी दिया, टेनिस बॉल ऑटोग्राफ करके साथ दिया। क्या बात है। फिर कार्ड दिया, बोले इफ यू नीड एनीथिंग, एनी हेल्प फॉर टेनिस कॉल मी। अच्छा, बहुत तो अच्छा लगता है कभी कभी ये सब चीज़ें मिलके। और तो अगली तैयारी क्या है मुंद्रा जी? अगला टूर, अगली ऐसा है कि अगला टूर तो क्या है कि मैं तो सभी इंटरनेशनल, और अब क्या है कि नाउ मैं भी 75 हो गया, और घर में क्या है अब थोड़ा सब लोग बोलते हैं अकेले मत जाओ। लेकिन हमारा ग्रुप एक ऐसा बन गया है कि दे टेक केयर ऑफ। ये ग्रुप हिंदुस्तान के लोगों का है कि बाहर के हैं? हिंदुस्तान के कम है, फॉरेन के ज़्यादा हैं। उसमें कुछ इंग्लैंड के हैं, और खास करके कितने देशों के होंगे? करीब 7-8 देशों के। 7-8 देशों के वो मिल जाते हैं, हम लोग साथ में एक साथ टिकट परचेज करते हैं। मैं उनको गाइड भी कर देता हूँ कि कहाँ रहना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब टिकट लेना है, कब खुलता है, तो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो दे टेक केयर ऑफ मी। मेरे को कई बार वो, जैसे खास करके मेरा एक खास है विपुल पटेल, पहले कोई ज़माने में सिर्फ क्रिकेट मैच देखता था, मेरे साथ जुड़ने के बाद अब वो वही ओलंपिक जाता है, फीफा वर्ल्ड कप भी जाता है, एशियन गेम्स भी आ जाता है, जहाँ उसको मड हुआ चले जाते हैं हम लोग। तो ऐसे हमारा कई बन गए हैं। दे टेक केयर ऑफ मी। खेल के दीवानों का एक ग्रुप बन गया है, और दीवाने खेल के ऐसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा मैं आपको अगर बोलूं तो आप शायद मेरी बात को विश्वास नहीं मानेंगे। ओलंपिक्स 2012 इंग्लैंड में था। इंग्लैंड में हो तो आप जानते हैं वहाँ तो एक ऐसे ही भारतीय गिरते हैं। तो मैंने उस ज़माने में 3,60,000 रुपया दिया था इंडियन गवर्नमेंट को कि मुझे ये टिकट्स चाहिए, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन को। और उन्होंने मुझे सिर्फ एक टिकट दिया।
बैडमिंटन का। अच्छा, तो ये मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का नहीं नहीं तो ओलंपिक्स 2012। 2012 ओलंपिक्स का एक टिकट मिला था तो आपको? सिर्फ एक टिकट। और मेरे को क्या है कि मैं कुछ देखूं या नहीं देखूं, मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग हाँ ये शुरू से आदत है, कभी मिस नहीं। और मेरी वाइफ बोलती है मुझे भी आपको दिखाना है तो ओपनिंग दिखा दो, चाहे बाकी मैच मत दिखाओ। अच्छा। तो अब टिकट मिले नहीं, अब टिकट नहीं मिले, वाइफ बोले मुझे तो देखना है, वही देखना है। हाँ और मेरे पास टिकट नहीं थे, तो मैं बोला एक काम करते हैं, वाइफ को कम से कम खुश रखने के लिए मैं आपको अगर बोलूं कि मैंने 2012 में 1000 पाउंड हाँ। की वाइफ के लिए टिकट खरीदी थी। कौन यानी विश्वास करीब करेगा? करीब 80-85 हजार रुपए का एक टिकट। तो मैंने उसके लिए एक टिकट खरीदी उस ज़माने में 2012 में कि भाई मिलेगी तो आत नहीं, मेरे को मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है, वॉलेंटियर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो ठीक है। यानी वो तकरीबन हीरो का हार दिलवाने के टक्कर की बात रही है, एक इवेंट के लिए टिकट इतना खरीदना। लेकिन उसके बाद में जिस दिन हम फ्लाइट से जा रहे थे तो मतलब क्या है मालूम नहीं, मेरी एक शुरू से आदत प्रेयर करने की शुरू से है। मैं आई बिलीव इन पावर ऑफ प्रेयर। हाँ एक शुरू से आदत है मेरी, बचपन से आदत है। एंड आई ऑलवेज वेयर, चाहे कहीं भी हो, दिन में हो 110 बार प्रे करता हूँ। तो प्रे करके बस उठाए तो उतने में फ़ोन आया मल्होत्रा जी का, सोचिए इंडियन ओलंपिक प्रेसिडेंट का, हाँ। कि भाई आपके बारे में बहुत सुना भी है और हमारे कुछ वीके मल्होत्रा नाम था। हाँ उनका। तो उन्होंने बोला कि भाई हम ओपनिंग सेरेमनी छोड़ के नहीं दूसरी कुछ टिकट दे सकते हैं। मैं बोला सर देना है तो ओपनिंग दीजिए सर, बाकी टिकटें तो जैसे है लंदन में नहीं होगा, हम खरीदेंगे, ब्लैक में खरीदें, जो भी है ये है। तो उन्होंने भी मुझे एक टिकट ओपनिंग सेरेमनी का अच्छा दिया था। उस समय उसकी कीमत कई 100 पाउंड थी। तो हम देखे कि चलो भाई दोनों को मिला दो, मिला तो चलो मिला दो तो 50% चलो में। 500 रुपए, 500 पाउंड का हो गया। अब मज़े की बात, जब गए ओपनिंग सेरेमनी तो वाइफ की टिकट उधर, मेरी टिकट उधर। हाँ। और वाइफ की 1000 पाउंड की टिकट होने के बाद भी उसकी जो बैठने की व्यवस्था थी इतनी रद्दी थी कि वो बोली कहाँ हमको ये बैठा दिया ये है। और मेरी 100 में इतनी बढ़िया थी कि पूछो मत। तो वाइफ लेकिन होशियार हो गई थी, मैच देख देख के उसने कंप्लेन किया। हाँ। तो बाद में वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ने उनको वहाँ से शिफ्ट करके अपग्रेड एक किया। और अच्छी जगह ठीक। बैठाया और वी एंजॉयड। और सब न्यूज़पेपर ने तो इतना उस समय लिखा हाँ। कि मैं क्या बोलूँ। एक कल आप मुझको बतला रहे थे बात, कोई एक ऐसा था जिसमें इंडिया को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया था और आप वॉलंटियर थे और इंडियन फ्लैग लेके आप चले वहाँ पे, क्या मामला था वो? ये मामला है सर सोची विंटर ओलंपिक्स का, हाँ जो रशिया में हुआ था। हाँ। किस साल की बात और है? ये बात है 2014 की। हाँ। 10 साल हो गए सर। हाँ और इंडिया का क्या था कि इंडिया की मतलब पॉलिटिक्स हर समय सिलेक्शन कमेटी में ये कारण से, अरे भाई मेरा कहना है जब मैचेस अभी ओलंपिक्स में हैं तो 10 दिन पहले इलेक्शन कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने किया नहीं, तो इंडिया को उन्होंने बैन कर दिया था, पार्टिसिपेट नहीं करने नहीं पार्टिसिपेट आपके इंडिया के नाम से नहीं हो सकता है। ठीक, उनके फ्लैग के अंडर में आपके जो भी है वो कर सकते हैं न्यूट्रल, लेकिन इंडियन फ्लैग को वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो ओपनिंग सेरेमनी के दिन मैंने फ्लैग को निकाला तो मुझे एक वॉलेंटियर ने आके मना किया। तो मुझे थोड़ा उस दिन बड़ा इंसल्टिंग लगा मुझे, जबकि मैं वॉलेंटियर था वहाँ। ठीक है, अब जो होना था हुआ, लेकिन कुछ भगवान की कृपा बोलो कि कुछ ऐसा हुआ कि 4 दिन के बाद इनका इलेक्शन हो गया और इंडिया वापस से इंडक्ट हो गया। ठीक। तो जब इंडक्ट होता है तो क्या होता है, हर ओलंपिक्स के अंदर में या विंटर ओलंपिक्स में जिस देश का वहाँ पार्टिसिपेंट रहते हैं उनकी एक सेरेमनी होती है ओलंपिक विलेज में। ठीक। तो अपनी ओलंपिक विलेज के अंदर में वहाँ पे सेरेमनी होनी थी नेक्स्ट डे। हाँ। अब मैं बोला मैं यहाँ वॉलेंटियर हूँ और अकेला वॉलेंटियर हूँ, मैं और वाइफ दोनों वॉलेंटियर थे। हाँ। तो मैं रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे भी विलेज में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाए। बोले नहीं, यू आर ए वॉलेंटियर देयर एंड वॉलेंटियर्स आर नॉट अलाउड टू गो टू सच प्लेस। मतलब मैडम इट इज़ ओके बट माई इट इज़ ए प्राइड मोमेंट है मेरे देश के लिए कि भाई आप फ्लैग सेरेमनी, और मैं चाहता हूँ कि मैं वो फ्लैग सेरेमनी को अटेंड करूँ। बोले नहीं पॉसिबल। बोला मैडम मुझे मालूम है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भी वॉलेंटियर हूँ और ओलंपिक को समझता हूँ। तो आप अपने एक बार सुपीरियर से फ़ोन करके पूछिए भाई ऐसे से एक वॉलेंटियर जाना चाहता है। तो वो पहले तो माने नहीं, लेकिन क्या मालूम फिर उसके मन में आया, मेरे को लगा कहीं ज़्यादा नाराज़ होगी तो मेरा कहीं वॉलेंटियर उतार भी नहीं ले, स्टेटस ही ना हटा तो फिर भी। लेकिन बिकॉज अपने हिंदुस्तान जैसे नहीं है दूसरे जगह में, वो थोड़े कोऑपरेटिव ज़्यादा रहते हैं। तो उसने अपने बॉस को फ़ोन करी। तो बॉस ने उससे पूछा इज ही ओम प्रकाश मुंदड़ा? ऐसा? बोले यस, ही एंड हिज वाइफ बोथ वांट टू गो देयर।
और तो 2 मिनट तक वो उससे बात करते रहे, बोला ओके गिव हिम ए स्पेशल पास। ऐसा? अब मैं सब एकदम टीयर्स आ गया मेरे आईज में उस समय में, एंड द लेडी कुड नॉट बिलीव इट कि रूल्स को तोड़कर और ये परमिशन दे रहे उसने हैं। फिर मेरे लिए स्पेशल परमिशन विलेज में जाने के लिए बना के दिया मेरे वाइफ को। उसके बाद में क्या है कि विंटर ओलंपिक्स क्या है कि पहाड़ों में होता है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान easy नहीं होता, है। तो उनको लगा कि इनके लिए भी इतने बैरियर को क्रॉस करना विद दिस कार्ड आल्सो शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे को सब ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंजमेंट करके दिया। अच्छा। उसमें जाने के लिए। तो वाइफ और हम जल्दी उठ गए सुबह के, भाई कहीं लेट नहीं हो जाए तो और जल्दी पहुंच जाए। हाँ। और सब भगवान के दया से सब कुछ हो गए वहाँ, और प्राउड मोमेंट था सेरेमनी यानी का। रास्ता निकालने की कोशिश करें तो नहीं, कहीं मेरा शुरू निकल से एक जाता प्रिंसिपल है, मेरे हाँ, डिक्शनरी में नो है ही नहीं। ऐसा? और ये मैंने सीखा स्पोर्ट्स से भी, हाँ। और वो भी मैराडोना से। हाँ, अच्छा। जीवन में सब मुलाकात रही हाँ, मेरी मैराडोना से? मुलाकात भी हुई है। बहुत बहुत अजीब अजीब मेरे साथ में किस्से हैं साहब। और खैर बहुत देखा है लाइफ में, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। गेरी सोबर से भी मिला हूँ मैं। हाँ। मतलब दे वर माई आइकॉन। तो अब यानी दुनिया के बहुत ध्यानचंद जी सारे के बाद देशों में में, आइकॉन ये सब थे मेरे। दुनिया के बहुत सारे देशों में कहीं कुछ खिलाड़ी, कहीं ऑर्गेनाइजर, कहीं फेडरेशन आपको भी जानते हो? हाँ, जानते हैं ना। तो इस मैच में फिर क्या हुआ, गए हम। हाँ, और वहाँ पे अपनी सेरेमनी हुई। हाँ, सेरेमनी तो जो झंडा था वही था, लेकिन अपने जो भी वहाँ पे शिवा वगैरह थे और 4-5 ही थे सब, उनके पास में किसी के पास में भी इंडिया का फ्लैग नहीं था। हाँ, सोचिए आप। हाँ। तो मैं जैसे अच्छा, वो इंडिया हुआ का फ्लैग नहीं था, तो मैं जैसे वो चालू हुआ, मैंने मेरा इंडिया का फ्लैग मैं हर समय कोई भी स्पोर्ट्स में जाता हूँ तो इंडिया का फ्लैग रखता हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसमें इंडिया हो या नहीं हो, मैं रखता हूँ। मैंने इमीडिएट फ्लैग निकाला और ऐसे उसको, बस मेरा तो निकालना था ऐसा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, ऐसे शूटिंग हो रही थी कैमरे की, जैसे शॉट चलते हैं जैसे हज़ारों एकदम, क्योंकि अकेला फ्लैग था इंडिया का, अकेला मेरे पास में फ्लैग था। और उसके बाद में फ्लैग के बाद में क्या एक वॉक होती है, परेड जैसी होती है, उसमें मैं और वाइफ दोनों हम थे और 4 थे। तो हर लोग हमारा मूवी ले रहे थे, मूवी चल रही थी, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में लोगों के तो मैसेज पे मैसेज मेरे फ़ोन पे चालू हो गया था 1 मिनट के अंदर में कि तुम छा गए हो यार, ऐसा है वो है। और दूसरे दिन तो ऐसा हिंदुस्तान का कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है या टीवी न्यूज़ नहीं हो जिसमें मेरे और वाइफ की और हमारे वो दोनों शिवा के थे। शिवा उस समय मिला था और अभी शिवा फिर मुझे मिले ओलंपिक्स पेरिस में। अच्छा। तो मैं वहाँ जब उनको देखा तो उनकी वाइफ मेरे पास में आई, ओम मुंदड़ा, बोला यस। उसने, आप विश्वास मानोगे, अपनी फ़ोटो निकाल के मेरी दिखाई सोची की। अच्छा। और अभी फिर हम लोग पूरे ग्रुप ओलंपिक्स में उनके साथ में हमने फ़ोटोग्राफ खिंचाया सब। तो ये एक ऐसी ऐसी मेमोरी होती है और एक बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा आपको मैं और बताता हूँ ब्राज़ील का। मैं कॉन्फेडरेशन कप में वॉलेंटियर था। कॉन्फेडरेशन कप बहुत कम लोग जानते हैं और शायद अच्छे को मालूम भी नहीं है। उसमें पूरे कॉन्टिनेंट के लोग टीम पार्टिसिपेट करती है और ओपनिंग और जो जहाँ पे मैच होता है वो, और एक जो लास्ट ईयर की है वो, ऐसे करके 8 टीमें खाली उसमें रहती हैं। तो मैं उसमें वॉलेंटियर था ब्राज़ील में। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एजिटेशन चल रहा था कि ओलंपिक्स यहाँ मत हो, फीफा वर्ल्ड कप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी थोड़ी ये थी। और आए दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट, स्टेडियम मराकाना के बाहर में हज़ारों लोग खड़े हो जाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो जब तक वो प्रोटेस्ट होता था हमको भी वो वहाँ से निकलने नहीं देते थे। अच्छा। और उनमें उसी में एक टॉपिक भी था कि ये वॉलेंटियर्स बनाते हैं, वॉलेंटियर्स को कुछ भी नहीं देते हैं, सैलरी भी नहीं देते हैं, एक्सप्लॉइटेशन है, इतनी दूर से बेचारे आते हैं, काम करते हैं। इसीलिए पूछा था कुछ पैसा। हाँ, तो उन्होंने ये बोला कि बहुत है, आप उनको रहने भी नहीं देते हैं, खाना भी ऑर्डिनरी देते हैं, ड्रेस भी ऑर्डिनरी देते हैं, जबकि पैसा कमा रहे हो, पैसा आप कमा रहे हो, सब है। तो ये दिस वाज है ये। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को ऐसा मालूम था कि आई एम वॉलेंटियरिंग फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स। अच्छा। तो अब 15,000 वॉलेंटियरों में से 2 का सिलेक्शन हुआ, उसमें मैं एक था। हाँ। टू फेस द मीडिया, 200 मीडिया के लोग को नेक्स्ट डे। हाँ। और जैसे अभी आपकी टेबल है, ऐसी टेबल के ऊपर पूरे फेडरेशन के लोग बैठे थे, फीफा के, और 2 वॉलंटियर्स सिर्फ मैं 2 उसमें थे। हाँ। और 80% क्वेश्चन सब वो मुझसे ही पूछ रहे थे और मुझे जवाब देना पड़ रहा था। हाँ।
अब वो बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे साहब, उसका जवाब देना कभी कभी बड़ा। ये फोकट में काम ले रहे हैं आपसे, आपको और- आपका शोषण लग रहा है कि नहीं ऐसा? और जो फिर मेरे जो उन्होंने, मैंने उनको बोलने जब शुरू किया, एक हाँ। एक जवाब उनका देने लगा हाँ। कि भाई हम क्यों यहाँ आते हैं, व्हाट द बेनिफिट, हम यहाँ से क्या सीखते हैं, जो मुझे हेल्प मेरे व्यापार में, हाँ। मुझे सोशल में, मेरे हाँ। परिवार में हाँ। मुझे मिलता है, वो मैं जानता हूँ। हाँ। कि भाई आपकी कम्युनिटी यहाँ देख रहे हैं, आपके क्या क्या व्यापार कैसे हो रहा है, क्या नहीं है। हाँ। तो मैं ये सब सीख के जाके मेरे वहाँ भी कोशिश तो करता हूँ। आपने फायदे गिना दिए उनको, तो उनको वॉलंटियर बहुत फायदे होने के। मैंने गिनाए उनको। फिर उसमें से एक जो था बड़ा एक फेडरेशन अड़ियल था वो। फेडरेशन ने अलग से कुछ पैसा रुपया आपको दिया? नहीं दिया? उसमें एक ने मेरे पीछे पड़ गया। हाँ। इंडिया इज नोवेयर इन फीफा, हाँ। क्यों तो व्हाई यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम हाँ। इंडिया एंड हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट। हाँ। अब मैं उसको क्या जवाब दूं, तो मैं उसको अवॉइड भी कर रहा था बार बार, लेकिन वो अड़ा हुआ था। लास्ट में मुझे उसका जवाब भी देना पड़ा मुझे। हाँ। बोले कहाँ, वेयर इज इंडिया एंड वेयर यू आर, हाँ। ट्रैवलिंग सो मेनी आवर्स एंड कमिंग हियर फॉर नथिंग, स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी एंड एकोमोडेशन इज नथिंग, जस्ट ओनली यू आर वॉलंटियरिंग हियर। तब फिर मैंने उसको बोला व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए वॉलंटियर, और मैंने उसके ऊपर में वहाँ काफ़ी मैंने अपने दिए औजार, और वो इतना खुश हुआ। फिर मैंने खर्च बताया, मैं बोला भाई मैं आता हूँ, बहुत सस्ते में रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, यहाँ पे इतने अच्छे मिल जाते हैं कि मुझे कई लोग मैच की टिकट भी फ्री दे देते हैं, हमारे यहाँ लॉटरी सिस्टम है, ये है, तो वी इंजॉय दैट। और कई बार कुछ मुझे रहने के लिए भी फ्री मिल जाता है। दोस्ती यारी जब हो जाती है तो उनके दूसरे गाँव में जब जाते हैं तो बहुत वो खुश हुआ। और उसके बाद में सर झूठ नहीं बोलता हूँ, सब ने मुझे क्लैप किया, ऐसा, मतलब मीडिया क्लैप फर्स्ट टाइम। लेकिन फेडरेशन ने कुछ पैसा दिया होगा, आपने इज्जत बचा ली उनकी। फेडरेशन ने जो बोला, जब मैंने बोला कि सर इंडिया अगले किसी तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने जो बोला वो अब सुनिए आप। बोले मिस्टर मुंद्रा, फीफा इज कमिंग टू इंडिया। तो मैं बोला सर हाउ इंडिया कैन, अनलेस एंड अनटिल वी ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप वी कैन नॉट पार्टिसिपेट। तो बोला नो मिस्टर मुंद्रा, फीफा इज कमिंग अंडर 17 फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अच्छा, अंडर 17। तो उस दिन खाली पहला दिन था कि जो अनाउंस हुआ, इसके पहले तक ये न्यूज नहीं थी। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु केम टू नो अबाउट दिस। अच्छा। और हो सकता है प्रफुल्ल पटेल को नॉलेज हो, उस समय वो मिनिस्टर भी थे और फुटबॉल में भी थे वो। तो मैं बहुत खुश हुआ, और मैं उस समय बैठे बैठे सोच लिया था कि मुझे फीफा अंडर 17 के सब मैच देखने हैं। उस समय सोच लिया? हाँ, और मैंने सब मैच देखा, सब यहाँ इंडिया के अंदर में। और फाइनल भी कलकत्ते में मैं और वाइफ दोनों गए। हमने पोस्टर्स बनाया, नाउ फुटबॉल इज मोर इम्पोर्टेंट गेम देन क्रिकेट। उसके गूगल करेंगे तो आ भी जाएगा वो। गजब। तो ये एक बड़ा वो था, गजब की फिर उन्होंने मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई। हाँ। और साहब मैं क्या बताऊँ आपको, नेक्स्ट डे जो हुआ है वो तो अविश्वसनीय है। हाँ। मैं जहाँ रुका था वहाँ से मैं ट्रैवल कर रहा था, स्टेडियम वाज ओनली 1.5 किलोमीटर, पैदल आता था। हाँ। तो 2-3 लोगों ने मेरे को ऐसा सब मेरे देख रहे थे मुझे वो। तो एक ने रुक के मेरे को बोला मिस्टर मुंद्रा, मैं बोला यस। हाँ। बोले टुडे यू आर इन न्यूज़पेपर। अच्छा। हाँ। तो मेरे को समझ में नहीं आया। बोला ने सेकंड पेज, टुडे यू आर इन न्यूज़पेपर, ऑल न्यूज़पेपर ऑफ ब्राज़ील। हाँ। उनकी ब्राज़ीलियन में न्यूज़ थी। हाँ। और वो था इम्पोर्टेंस। आप ये कतरन वगैरह सब रखी हुई है आपके पास? सब है, कतरन भी है। उसके बाद में यही चीज़ जो है उनके वेबसाइट पे भी है। हाँ। ओम प्रकाश मुंदड़ा की उसमें वॉलेंटियर के हिसाब से इम्पोर्टेंस ऑफ ए वॉलेंटियर में। गजब की कहानी है मुंद्रा जी। मैं कभी खिलाड़ी रहा नहीं, कोई भी खेल नहीं खेला। अभी मुझको अफसोस हो रहा है, थोड़ा बहुत तो खेल लेना था। लेकिन खेल से परे, खेल देखने जाना, वहाँ पे वॉलंटियर की हैसियत से काम करना, इतना एंजॉय करना, मुझको लगता है कि ज़िंदगी में आनंद पाना जो है मेरे कुछ एक ऐसे दोस्त हैं जो 15-16 हज़ार रुपए की एक दारू की बोतल लेकर एक शाम में 2-3 लोग ख़त्म कर लेते हैं उसको। तो उनका भी साल भर का खर्चा लाखों रुपए में होता होगा। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से ओम प्रकाश मुंदड़ा जी, खर्च भी तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन जिस तरह से कम खर्च में, किफ़ायत में, ग्रुप बनाकर जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से जुटा रहे हैं चीज़ों को, और लगता है कि अगर आपने मन में इरादा पक्का किया हुआ है तो कुछ शाहरुख खान वगैरह का कुछ डायलॉग है ना कि फिर पूरी कायनात आपको मिलाने पे जुट जाती है। तो ऐसा इनको और स्टेडियम की सीट को मिलाने में फिर पूरी कायनात जुट जाती है, फिर मिल जाती है कहीं से टिकट, कुछ होता है। ये बात इतनी दिलचस्प है कि इसको खत्म करने का और एक बताता हाँ, आपको जी। क्या है
कि मुझे इंडियन ओलंपिक्स के कुछ जो पदाधिकारी हैं वो मेरे को जनरली बोला करते हैं ही इज़ अ ट्रू एम्बेसडर ऑफ इंडिया, हु ऑलवेज चीयर फॉर इंडिया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि रियल में मैं सब फैन के साथ भी चाहता हूँ कि चीयरिंग समटाइम्स गिव्स यू मेडल। ऐसा? यस, मतलब अपन हार रहे उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो हाँ अपन हार रहे हैं, हारता हारता गेम कैसे जीतता है, ये चीयरिंग का मजा आता है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में हुआ था। अच्छा। वहाँ पे कश्यप बैडमिंटन के फाइनल में पहुँचा था और हम लोग जो है फाइनल की बैडमिंटन की टिकट्स मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैं और वाइफ जो है इंडिया दूसरी तरफ में इसमें स्क्वैश में भी फाइनल में थी। तो वो लेडी लोग हमको बोली थी, प्लेयर लोग बोले अंकल कल आप आइए, कल चीयरिंग आपने किया था तो हम जीते थे, हमको फाइनल में भी आप चीयर करने आना। तो हम और वाइफ दोनों वहाँ गए थे, लेकिन मेरा मन जो था हर समय बैडमिंटन की तरफ में था। तो वहाँ पे जो काउंटर जहाँ एक सेलिंग का रहता है टिकट का, फिर मैं बोला एक बार पूछते हैं क्या हमें मिल जाए। तो बोले नहीं, ऑल टिकट सोल्ड आउट। मैं बोला मैडम इट इज सोल्ड आउट बट समटाइम्स सम टिकट्स आर रीसेलेबल आल्सो। बस मैं नहीं बोली थी उतने में, तो बोले नहीं ओनली वन टिकट इज अवेलेबल। अब मैं और वाइफ दोनों वहाँ हैं और वहाँ से डिस्टेंस करीब करीब 20 किलोमीटर जाने का। तो वाइफ मेरे को पहली बार बोली ठीक है यहाँ से घर पास में है, आप चले जाओ बैडमिंटन देखने, मैं स्क्वैश देखती हूँ। अच्छा। मैं बैडमिंटन की टिकट परचेज की और वहाँ से गया साहब मैं देखने के लिए। ठीक फाइनल के समय में अपने के उसके थोड़ा पहले पहुँच गया। और वहाँ पे मैच चल रहा था कश्यप खेल रहे थे। नहीं ग्लासगो वालों का भी गेम वहाँ पे चल रहा था, अपने मतलब स्कॉटलैंड वाला। तो मेरा शुरू से आदत है, मैं जिस देश में जाता हूँ वहाँ का झंडा और अपने देश का झंडा दोनों जरूर रखता हूँ, एक शुरू से आदत है। तो स्कॉटिश झंडा भी मेरे पास था, इंडिया का भी था। तो जब स्कॉटिश मैच चल रहा था तो मैं स्कॉटिश वालों को चीयर कर रहा था, उनके फैन, क्योंकि क्या है मीडिया के सामने देखते हैं तो एक और कोई हिंदुस्तान से तो मुकाबला हो नहीं रहा था, तो अपन उनको चीयर भी कर रहे थे। अब जब अपना कश्यप का मैच जब चालू हुआ तो पहला मैच अपन जीते, दूसरा मैच कश्यप कोई कारण से जो है हार गया, तीसरे के अंदर जीतते जीतते फिर हार रहा था। तो बड़ा मेरे को बहुत, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था, उसके पहले अपन ने कभी गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में नहीं जीता था। और मेरी इतनी तीव्र इच्छा थी कि आज कश्यप जरूर जीते। तो फिर मेरे जितने हमारे स्कॉटिश फ्रेंड थे, मैं उनको रिक्वेस्ट किया, आई चीयर्ड फॉर यू, नाउ व्हाई यू आर नॉट चीयरिंग फॉर मी। बोले ओके ओम यू स्टार्ट। हम लोग मैंने स्टार्ट किया चीयरिंग, और अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ साहब, उन्होंने पूरे 2000 जो भी 3000 लोग उस समय वहाँ स्टेडियम में थे, सब ने मेरे साथ स्लोगन करके कश्यप के लिए चीयरिंग की। क्या बात है। और जो मैच अपन हार रहे थे वो हारता हारता मैच अपन जीत गए। क्या बात है। और जैसे मैच खत्म हुआ है, कश्यप ने खाली अपनी टी शर्ट उतार के रखी और वैसी ड्रेस से ही केम एंड ही गिव हिज रैकेट टू मी। ऐसा? थैंक्स अंकल फॉर चीयरिंग। वो रैकेट आज भी मेरे पास है और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अच्छा। कि वो तो मेरे जो खास एक बहुत अच्छे मित्र हैं हितवाद के पारितोष परमानिक, उसने वो देखा उसने, और उसने नेक्स्ट डे एक आर्टिकल लिखा, ऑरेंज सिटी गॉट गोल्ड इन बैडमिंटन। उसको अगर आज भी गूगल करेंगे तो वो आ जाएगा, बिकॉज वो मेरे बारे में हर समय, बिकॉज ही इज ए स्पोर्ट्स राइटर एंड बहुत अच्छा लिखते हैं वो, और ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। एक्चुअली इन्हीं लोगों के कारण मैं कुछ मीडिया से जुड़ा, मैं एक्चुअली बड़ी अच्छी बात। और ये एक अचीवमेंट मेरे लिए था ऐसा। अब दूसरा जो उसके बाद में जो हुआ वो तो एक अजब है, क्योंकि आप जानते हैं जब नेशनल फ्लैग जब अपना वहाँ होता है तो आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई टीयर्स, आई वॉज रियली क्राइंग। बहुत बढ़िया। तो पूरे मेरे घर वाले देख रहे हैं, तो हमारे ग्रैंड डॉटर पूछते दादू क्यों रो रहे हैं यहाँ पे। और मीडिया खत्म होने, यहाँ घर वाले टीवी पे जब देखते हैं तो आप लोग कभी कभी दिख जाते हैं? दिखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। कईयों के फ़ोन आते हैं, रायपुर के तो आपके कईयों के फ़ोन आते थे मेरे को यहाँ के, अंकल अभी आपको देखा, ये है, अच्छा लग रहा है, ऐसा है वैसा, क्योंकि अब क्या है कम्युनिकेशन अब बहुत ईजी हो गया। तो अगला इवेंट जब आप देख के आएंगे उसके बाद आपसे बातचीत की दूसरी किस्त हम करेंगे। और बहुत अच्छा लगा मुंदड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद सुनील जी। आप लगातार अधिक से अधिक इवेंट में जाते रहें, इसी तरह से चीयर अप करते रहें टीम्स को, जो भी अच्छे खिलाड़ी हों,
और मेरी तो खेल की समझ बहुत कम है, लेकिन आपसे सुन के ही मुझको आनंद प्राप्त अभी हो रहा है। मैंने अप्लाई किया है विंटर ओलंपिक्स में वॉलेंटियर के लिए, ऐसा? जो कि मिलानो में है। हाँ और इसके पहले भी मैं विंटर ओलंपिक्स में वॉलेंटियर था वहाँ इटली में, हाँ। जो कि मिलानो एक शहर था जहाँ मैं जाना चाहता था, लेकिन मैं तो जा वहीं नहीं पे पाया विंटर था। ओलंपिक्स है 2026 में। और मैं गया, मेरे ख्याल से तो आई विल बी दी फैशन ओल्डेस्ट, कैपिटल जैसा हाँ, कुछ है हाँ, मिलानो मिलानो। से फैशन बहुत सारे एंड निकलते इफ आई एम हैं। सिलेक्टेड आई मे बी दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट बहुत वॉलेंटियर देयर। बहुत शुभकामनाएं मेरी आपके साथ में है। आप अच्छे से घूम के आएँ, और उसके बाद हम फिर एक बार जब भी आपका रायपुर अगली बार आना होगा हम बात करेंगे। बस मैं सबको एक ही बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए इंटरनेशनल गेम्स में एज ए वॉलेंटियर पार्टिसिपेट कीजिए। और किसी को भी कुछ अगर ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन के लिए, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एक काम करेंगे, हम मुंदड़ा जी का ईमेल एड्रेस जो है हमारे इसके कमेंट बॉक्स में, हम इसमें इंट्रो में कमेंट बॉक्स में देंगे आपकी इजाज़त से। नहीं, जरूर। और लोग ईमेल करके आपको संपर्क कर सकते हैं उस पर। ठीक है? बिल्कुल। आप लोगों ने दिलचस्पी से इस बातचीत को सुना। मेरी इस बातचीत को ख़त्म करने की न हिम्मत हो रही है न इच्छा हो रही है, इतनी दिलचस्प बातचीत है। मैं पहले ही बार किसी गैर खिलाड़ी से, खिलाड़ी हो रहे हैं अपने वक्त में, लेकिन उनके खेल के वजह से हम उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, खेलों की उनकी दिलचस्पी की वजह से उनसे बातचीत कर रहे हैं। इतनी दिलचस्प बातचीत किसी खेल में दिलचस्पी रखने वाले से मेरी कभी नहीं हुई थी। हम आपसे फिर मिलेंगे। आप अपने बच्चों को खेल से रोकिएगा मत। आप देखिए एक मिसाल सामने है, बच्चों को खेलने दीजिए अच्छे से, उनका हौसला बढ़ाइए। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल अच्छा लगता है इंडिया आजकल, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। हम इसकी दूसरी किस्त ज़रूर आपको साल 6 महीने के बाद में मुंदड़ा जी का दोबारा यहाँ आना होगा, उस वक्त ज़रूर आगे की बात उनसे करेंगे, आज की बातों से परे। एक और छोटी सी सलाह आपको, खेल के बारे में इतनी बातचीत हुई है, सेहत हर किसी को अपनी अच्छी रखनी चाहिए। अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि तम्बाकू कभी भी आपको कैंसर से दूर नहीं रखता। कैंसर और तम्बाकू ये तीसरी चौथी पीढ़ी के कका बाबा के भाई बहन लगते हैं, ये एक दूसरे को खींचे ही लेते हैं। तो तम्बाकू की वजह से कैंसर को न्योता मत दीजिए। अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे से रहिए, अच्छे से खेलिए कूदिए। जैसा अभी ओम प्रकाश मुंदड़ा जी ने कहा, इंटरनेशनल इवेंट में वॉलंटियर बनने के लिए अप्लाई कीजिए, दुनिया देखिए। कैंसर से बेवक्त की मौत मत मरिए। फिर मिलेंगे।